बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है जी अगेन एक डाइफेंटाइन इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। आपने इस डाइफेंटाइन इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, लेकिन रूटीन से हट के यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिर्फ हमने सॉल्यूशंस नहीं फाइंड करने। अच्छा, जब भी पहली बात तो ये कि सॉल्यूशंस फाइंड करने को कहा जाता है तो इसका मतलब होता है आपने इस डाइफेंटाइन इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। लेकिन यहाँ पे रूटीन से हट के आपको यहाँ पे पॉजिटिव सॉल्यूशंस की तरफ कहा जा रहा है। एक चीज़ आप इसमें जहन में रखें कि हमने इस इक्वेशन को, ये है तो डाइफेंटाइन इक्वेशन, और इस डाइफेंटाइन इक्वेशन को हमने जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं वो हमारा यूक्लिडियन मेथड होता है। यूक्लिडियन एल्गोरिथम से ही हम इसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जिस तरीके से हम जनरल सॉल्यूशंस निकाला करते हैं अपनी आम डाइफेंटाइन इक्वेशन के, वैसे ही हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे और उन जनरल सॉल्यूशंस में से उसको पर्टिकुलराइज कर देंगे पॉजिटिव सॉल्यूशंस के लिए। इससे पहले हम जनरल सॉल्यूशंस कह के और फाइनली ख़त्म कर देते हैं अपना काम। लेकिन जनरल सॉल्यूशन आने के बाद भी आपको एक स्टेप और करना होगा, जिसमें आपको पर्टिकुलराइज करना होगा कि कब कब ये जनरल सॉल्यूशन पॉजिटिव आते हैं। तो सिर्फ हम उन पॉजिटिव आंसर्स के लिए हमने अपना यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना है सॉल्यूशन को। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमारी रूटीन होती है कि हमारे पास, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जनरल फॉर्म जो है डाइफेंटाइन इक्वेशन की, मैं यहाँ लिख देती हूँ ax + by = c। ये आपके पास जनरल सोल्यूशन है, जनरल फॉर्म है आपके पास डाइफेंटाइन इक्वेशन की। सबसे पहले आपने a और b का GCD निकालना है, और जो भी GCD आएगा उसको चेक करना है कि क्या वो c को डिवाइड करता है, तो फिर ये डाइफेंटाइन इक्वेशन सॉल्वेबल है, अदरवाइज़ नॉट। तो उसके लिए क्या है आपके पास, उसके लिए आपने ये चेक करना है GCD। देखिए GCD A और B हमारे पास क्या है, A की जगह हमारे पास 5 है और B की जगह हमारे पास 14 है। तो A और B यानी कि 5 और 14 का GCD यूक्लिडियन एल्गोरिथम से चेक करते हैं कि किस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं। देखें जी, 14 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास आता है जी 4। उसके बाद 5 को इस 4 से डिवाइड किया, इस रिमाइंडर से डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आता है रिमाइंडर का 1। और फिर इस 4 को इस रिमाइंडर 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपके पास नेक्स्ट डिवीजन में जो रिमाइंडर है वो आपके पास 0 आता है। और 0 से सेकंड लास्ट स्टेप जो आपके पास है उसमें आपका रिमाइंडर 1 है। दैट्स वाई जिस स्टेप में आपके पास रिमाइंडर 0 आता है, यानी कि डिवीजन प्रोसेस जो आपका चेन रूल चलता है, इस डिवीजन के प्रोसेस में जब जिस स्टेप में आपके पास रिमाइंडर 0 आता है वहाँ पे आप स्टॉप करते हैं, और उससे जो सेकंड लास्ट स्टेप होता है उसका रिमाइंडर जो है वो एक्चुअली में आपके इस A और B का GCD होता है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो A और B यानी कि 5 और 14 का जो GCD आपके पास आया है वो आपके पास है 1। एंड 1 को आपने नेक्स्ट क्या करना है, 1 को चेक करना है। ये देखें जी, आपका 5 और 14 का जो GCD आया है वो आया है 1, और आपने ये चेक करना है क्या ये 1 आपके C को डिवाइड करता है। C इस वक्त है आपके पास 620, क्या ये 620 को डिवाइड करता है? तो देखें जी, ये 620 को डिवाइड करता है। सो हम ये कह सकते हैं कि द गिवन डाइफेंटाइन इक्वेशन इज़ सॉल्वेबल। तो यहाँ से हमने ये रिमार्क दे दिया कि डाइफेंटाइन इक्वेशन सॉल्वेबल है। एक चीज़ तो पता चल गई कि डाइफेंटाइन इक्वेशन सॉल्वेबल है, लेकिन अब आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसमें जो x और ये जो y आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए वही तरीका है। यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर जिसको मैंने 1 कहा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जिस इक्वेशन में आपको GCD मिलता है एज अ रिमाइंडर, आप उस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कहें, वहाँ से स्टार्ट करें, और सबसे ऊपर जो फर्स्ट इक्वेशन है, यानी कि यहाँ पे फ़िलहाल तो ये डिवीजन का प्रोसेस बहुत छोटा सा था, अदरवाइज़ हमारे पास 3 या 4 इक्वेशंस भी हमें मिल जाती हैं। फ़िलहाल हमें ये सिर्फ 2 इक्वेशंस मिल रही हैं। आपने इक्वेशन नंबर 1 से चलना है और 2 तक आपने इसको कैसे सॉल्व करना है कि इक्वेशन नंबर 1 में जो आपका GCD है 1, उसको सेपरेट कर लें और बाकी तमाम चीज़ों को लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें। तो हमारे पास बनता है 5 - 4 × 1। उसके बाद उससे ऊपर वाली इक्वेशन जो अबव इक्वेशन है उसमें रिमाइंडर देखें, उसमें रिमाइंडर आपके पास 4 आया था, तो उस 4 का वो 4 है जी ये, उस 4 की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन नंबर 2 से निकालें और यहाँ पे इंसर्ट करें। तो 4 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से जो हम इंसर्ट करते हैं वो ये ब्रैकेट में है 14 - 5 × 2। इस ब्रैकेट को खोला और खोलने के बाद आपने 14 और 5 को कभी भी मल्टीप्लिकेशन करके गायब नहीं करना। तो आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने ये वैल्यूज़ इंसर्ट की, और वैल्यूज़ इंसर्ट करने के बाद आपके पास जो फाइनल शेप आती है वो है जी ये देखिए जी, आपके पास ये बन गया है, ये आपके पास शेप बन गई है 5 × 3
और साथ में आपके पास 14 इंटू -1 बन गया। ओरिजिनल इक्वेशन अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए 5 इंटू एक्स की जगह आपके पास क्या आ गया 3, और 14 इंटू वाई की जगह आपके पास -1 आ गया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे 620 है जबकि यहाँ पे 1 है। तो इसको एग्जैक्टली मैच कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 620 यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो 620 यहाँ पे बनाने के लिए मुझे 620 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड को। अगर लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे तो बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड को भी आपको 620 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद आपने 620 से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या बना, यहाँ पे बन गया आपके पास 1860 एक्स की जगह, और वाई की जगह आपके पास बन गया -620। इसको अब आपकी ये वाली जो इक्वेशन है ये बिल्कुल ओरिजिनल गिवन डायफेंटाइन इक्वेशन जैसी, अगर आप इसको कंपेयर करें तो आपके पास एक्स की जगह आपके पास 1860 है और वाई की जगह आपके पास -620 है। ये वो इक्वेशन है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ये इस इक्वेशन में ये जो आपके पास सोल्यूशन आया है ये आपके पास सबसे इनिशियल सोल्यूशन आया है, सबसे पहला सोल्यूशन है, दैट्स वाई इसको हम इनिशियल सोल्यूशन कहेंगे। इसको हम x0 और y0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस स्टेज में एक सोल्यूशन आपके पास इस डायफेंटाइन इक्वेशन का है, और ये जो आपके पास इनिशियल सोल्यूशन आया, इसी इनिशियल सोल्यूशन की हेल्प से आपने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो अब चलते हैं जनरल सोल्यूशन की तरफ। जी, जनरल सोल्यूशन की जो इक्वेशन आपके पास है, आप सब जानते हैं कि जनरल सोल्यूशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स प्राइम इज इक्वल टू x0 माइनस बी ओवर टी एंड वाई प्राइम इज इक्वल टू y0 प्लस ए ओवर डी टी। टी यहाँ पे कोई भी इंटीजर है। बी हम जानते हैं क्या है, बी की वैल्यू जो है हमारे पास 14 है और ए की वैल्यू जो है हमारे पास 5 है, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन ये शेप में होती है, इज इक्वल्स टू सी, और C जो है आपके पास 620 है। तो A आपके पास 5 है, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है 5x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 620। ये आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है, तो इसमें A आपके पास 5 बनता है, B 14 और C जो है 620 बनता है। इसके अलावा x0 की वैल्यू हमने जैसे कि अभी देखा है 1860 निकाली, y0 की वैल्यू -620 निकाली है, A की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, B की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, और D जो इनका GCD है वो हमारे पास 1 आया। इन तमाम वैल्यूज़ को इन दो में आप इक्वेशंस में इंसर्ट करें, और इंसर्ट करने के बाद जो आपके पास शेप बनती है वो ये बनती है जी। आपके पास एक्स प्राइम आया 1860 माइनस 14t, और वाई प्राइम आपके पास आता है -620 प्लस 5t। इसमें आपने अब क्या करना है, इसमें आपने t की वैल्यू देखिए, ये आपके पास कैलकुलेटर होगा, और कैलकुलेटर के बाद आप ये डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमारा इसके बाद यहाँ तक हमारा जनरल सोल्यूशन जो है ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगर हम सिर्फ जनरल सोल्यूशन की बात करें तो हमारा यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसमें x0 और y0 जो है हमेशा हमें इनसे प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मैं अपने पिछले क्वेश्चन में भी, जब भी मैं डायफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ये आपने जो जनरल सोल्यूशन x0 और y0 निकाला है, एक तरफ से ये ठीक भी है, लेकिन अगर आप अपने आंसर पीछे बुक में मैच करना चाहते हैं तो आपको जनरल सोल्यूशन x0 और y0 लीस्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलती हैं x और y की। सिर्फ उस लीस्ट वैल्यू को अटेन करने के लिए आपने इस t को यहाँ पे इस जनरल सोल्यूशन का सहारा लेना है, और इस जनरल सोल्यूशन की हेल्प से आपने x प्राइम और y प्राइम की लीस्ट वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उन लीस्ट वैल्यूज़ को रीअरेंज करके x0 और y0 कह देना है। ठीक है, तो हमारे पास जो x0 और y0 है, बेसिकली हम लीस्ट वैल्यूज़ हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए हमें इन जनरल सोल्यूशन की इन दो इक्वेशंस का सहारा लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपकी जो एडजस्टमेंट है टी की वो ऐसी होनी चाहिए, चूँकि टी एक इंटीजर है, आपकी टी की एडजस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको यहाँ पे जिसकी वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में पुट की जाए तो आपके पास एक्स प्राइम और वाई प्राइम का लीस्ट पॉजिटिव आंसर आए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए चूँकि आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं एक ऐसी वैल्यू जो कि यहाँ पे साइमल्टेनियसली लीस्ट पॉजिटिव आंसर दे। वो मैंने सेट किया जी यहाँ पे 132। अगर आप t की जगह 132 पुट करते हैं तो आपके पास एक्स प्राइम और वाई प्राइम का जो आंसर आता है उसको चेक करते हैं। ये देखें जी, आपके पास जब आप 132 t की जगह पुट करते हैं तो आपके पास एक्स प्राइम की जो वैल्यू आती है वो 12 आती है, और वाई प्राइम की जो आंसर आपके पास आता है वो 40 आता है। इसके अलावा अगर आप 133 पुट करते हैं तो फिर एक्स प्राइम आपका नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये कोशिश करनी है कि आपके दोनों आंसर्स लीस्ट भी आएँ और पॉजिटिव भी आएँ, लेकिन चूँकि 133 पे आपका एक्स प्राइम नेगेटिव हो जाता है, इसलिए हमने 133 सेलेक्ट नहीं किया, इसलिए हमने 132 सेलेक्ट किया।
तो हमारी ज़्यादा प्रेफरेंस ये होती है कि कम से कम दोनों अगर पॉजिटिव नहीं आ सकते तो एक्स प्राइम हमारा पॉजिटिव ज़रूर आए। तो उसमें हमने देख लिया कि हमारा एक्स प्राइम किस तरह से पॉजिटिव आया और वाई प्राइम। ये जो दो वैल्यूज़ हैं, इन दो वैल्यूज़ को हम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स अपने सॉल्यूशंस कंसिडर करेंगे और हम अपने एक्स नॉट और वाई नॉट को रीअरेंज करेंगे। यानी कि एक्स नॉट को अब 1860 कहने के बजाय हम एक्स नॉट को 12 कहेंगे और वाई प्राइम को हम -620 कहने के बजाय हम 40 से रीअरेंज करेंगे। तो रीसेट करके हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ जो हैं ये बनती हैं, इनिशियल सोल्यूशन आपके पास ये बनता है। अब चूँकि इनिशियल सोल्यूशन चेंज हो गया है तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास जनरल सोल्यूशन की फॉर्म भी चेंज होगी, क्योंकि जहाँ जहाँ 1860 है वहाँ वहाँ आपने 12 और जहाँ जहाँ 620 है माइनस वहाँ वहाँ आपने 40 पुट करना है। उसके हिसाब से आपका जनरल सोल्यूशन की शेप भी चेंज हो जाएगी। ये देखिए जी, रीअरेंजिंग अगर हम अपने जनरल सोल्यूशन को करते हैं तो उसके बाद हमारे पास जनरल सोल्यूशन की शेप आती है 12 - 14t और 5 प्राइम आता है आपके पास 40 + 5t। ये आपके पास जनरल सोल्यूशन आ गया। अगर सिर्फ जनरल सोल्यूशन तक की बात होती तो यहाँ तक हमारा आंसर था, लेकिन चूंकि हमें पॉजिटिव सोल्यूशंस के बारे में कहा जा रहा है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ t की कौन सी ऐसी वैल्यूज़ पुट करें, क्योंकि यहाँ पे t जो है ये आपका इंटीजर है। आप कोई भी इंटीजर यहाँ पुट कर सकते हैं। जो भी आंसर आएंगे जो इन्फिनिट हैं वो सारे के सारे आंसर्स आपके उस स्टेफन-टाइन इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। लेकिन हमें सिर्फ पॉजिटिव सॉल्यूशंस अगर चाहिए तो पॉजिटिव सॉल्यूशन के लिए हमें अपने इस टी को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना होगा, टी को यहाँ पे बाउंड करना होगा। तो टी की किन वैल्यूज़ के लिए बेसिकली हमने बताना है कि एक्स प्राइम और वाई प्राइम पॉजिटिव आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आपका वाई प्राइम पॉजिटिव है, मतलब 40 + 5t है और यहाँ 12 - 40 है, 14t है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि आप 5 जैसे आप अगर यहाँ पे तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास आंसर तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल वाई प्राइम में अपने आप को बाउंड करना पड़ेगा। चूँकि हमने साइमल्टेनियसली देखना है, साइमल्टेनियसली एक्स प्राइम को भी देखना है और वाई प्राइम को भी देखना है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर हम t की वैल्यू 0 सेलेक्ट करें, 0 उसके बाद -1 सेलेक्ट करें, उसके बाद -2 सेलेक्ट करें और करते करते अगर हम -7 तक जाएं, क्योंकि -7 पे आपके पास इस टर्म का आंसर आएगा -35, जो कि 40 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास +5 आएगा। तो यहाँ तक -7 तक, यानी कि 0 से लेकर -7 तक t की जो वैल्यूज़ हैं उन पे आपके वाई प्राइम का आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है। अब एक्स प्राइम को चेक कर लेते हैं। इन तमाम वैल्यूज़ पे, नेगेटिव वैल्यूज़ पे आपकी ये टर्म हो जाती है जी पॉजिटिव, उसमें 12 ऐड किया जाए तो भी आपके पास एक्स प्राइम जो है हर हाल में पॉजिटिव ही आता है। तो ये वो तमाम वैल्यूज़ हैं जिनके लिए आपका एक्स प्राइम और वाई प्राइम साइमल्टेनियसली पॉजिटिव आंसर देता है। इसके अलावा अगर आप कोई पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे +1 पॉजिटिव इंटीजर पुट करते हैं +1, तो आपके पास एक्स प्राइम तो नेगेटिव हो जाता है लेकिन वाई प्राइम आपका पॉजिटिव आता है। यानी कि तमाम पॉजिटिव टीज़ पे वाई प्राइम तो पॉजिटिव आएगा लेकिन एक्स प्राइम नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने साइमल्टेनियस चूँकि सोल्यूशन पॉजिटिव देखना है, एक्स प्राइम और वाई प्राइम दोनों को पॉजिटिव देखना है, तो इसलिए ये वो वैल्यूज़ टी की डिसाइड हुई हैं 0 से -7 तक, जो साइमल्टेनियसली एक्स प्राइम और वाई प्राइम को पॉजिटिव करती हैं। ये देखें जी, आप पॉजिटिव सॉल्यूशंस जो हैं वो सिर्फ इसी सूरत में हासिल किया जा सकता है जब हमारा टी जो है वो इन इंटीजर्स पर मुश्तमिल हो। सो ये वो तरीका है जिस तरीके से, यानी कि वही हमारा यूक्लिडियन मेथड ही है जिससे हमने स्टेफन-टाइन इक्वेशन को सॉल्व किया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसी यूक्लिडियन मेथड में हमने थोड़ी सी रीअरेंजमेंट की है। मतलब लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमारा फाइनल सोल्यूशन आ गया था तो फाइनल सोल्यूशन के अंदर हमने थोड़ी सी एडजस्टमेंट की है टी को हमने बाउंड कर दिया। अदरवाइज़ हमारे पास जनरल सोल्यूशन के अंदर टी जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हमने अपने टी को बाउंड कर दिया है अगर हम पॉजिटिव सोल्यूशन हासिल करना चाहते हैं। तो ये जी आपके पास एक तरीका यूक्लिडियन मेथड से ही आ गया। किसी भी स्टेफन-टाइन इक्वेशन के पॉजिटिव सोल्यूशन अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो यूक्लिडियन मेथड से ही किस तरह से हासिल किए जा सकते हैं। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी।